दोस्तों, अगर हम मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट पे जाएं या फिर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे जाएं तो किनारे में खड़े आपको दिखेंगे कंटेनर्स की लंबी लंबी कतारें। आपका नया स्मार्टफोन हो, नए कपड़े हो या फिर वो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जो कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं और से खरीदते हैं, वो सब कुछ इन्हीं डब्बों में पैक होकर के इंडिया आता है। लेकिन अगर आप सोचें, ये 5.5 करोड़ कंटेनर्स हैं दुनिया भर में और इनमें से किसी के पास भी आप जाए तो स्टील डोर पे आपको एक छोटी सी अनअज्यूमिंग मेटल की प्लेट आपको मिलेगी। उसको ध्यान से जरा पढ़ना, उसके ऊपर क्या लिखा है। अगर आप सोच के देखिए, कंटेनर के ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा होगा मेर्स्क या फिर एमएससी या फिर हपाग लॉयड, लेकिन वो जो छोटा सा प्लेट होता है ना, उस पर कुछ और ही लिखा होता है। उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरर का नाम, जो कि शिपिंग वर्ल्ड के बोइंग और एयरबस होते हैं। सारा का सारा राज असलियत में तो उन्हीं का चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ऑलमोस्ट हर जगह जितने भी वो प्लेट्स आप देखोगे, घूम फिर के उसके ऊपर 3 ही नाम आपको दिखाई देंगे। एक होता है CIMC, एक होता है डोंगफांग और तीसरा नाम होता है CXIC। ये 3 कंपनीज हैं और ये दुनिया के लगभग 80% शिपिंग कंटेनर्स खुद बनाते हैं। और अगर छोटे प्लेयर्स हैं भी, उन सबको भी मिला दो तो 96% जितने भी कंटेनर्स दुनिया भर में हैं, वो सब चाइना ही बना के देता है। ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं, 96%। और यही अगर आप रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स की बात करें तो ये पूरा 100% उन्हीं का मार्केट है। और दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कि 100% रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स यहीं पे बनते हैं, बाय द वे इनको रीफर्स भी कहा जाता है, जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो जरा इसकी ग्रेविटी को समझिएगा। ड्राई कंटेनर बस लोहा होता है, लेकिन जो रीफर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं, वो एक मशीन है। उसमें कूलिंग यूनिट लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलेशन फोम लगता है और बहुत कुछ उसके अंदर जाता है। केमिकल्स का यूज होता है और उसकी सप्लाई चेन पर भी इन कंपनीज का कंप्लीट कंट्रोल होता है। सो कल अगर हम स्टील जोड़ भी लें तो भी बिना उस स्पेशलाइज्ड फोम, उस कूलिंग टेक, उन सारे केमिकल्स, हम सिर्फ और सिर्फ गर्म लोहे का डब्बा ही बना पाएंगे, वो वाला रेफ्रिजरेटेड रीफर नहीं बना पाएंगे। ये मोनोपोली स्टील से स्टार्ट होती है पर केमिकल इंजीनियरिंग पर जाकर खत्म होती है। और बात सिर्फ इंसुलेशन या स्टील पर खत्म नहीं होती। कंटेनर के अंदर कभी झांक के देखिएगा, उसका जो फर्श होता है वो कभी स्टील का नहीं होता, वो हमेशा लकड़ी का या बैम्बू का होता है। क्योंकि स्टील फ्लोर के ऊपर कार्गो फिसल सकता है और कंडेंसेशन के कारण नमी भी हो सकती है, खराबी भी आ सकती है। इसलिए इन फ्लोर्स के लिए आपको चाहिए होता है मरीन ग्रेड वाला प्लाईवुड। और गेस कीजिए, इसके लिए स्पेसिफिक लकड़ी और बैम्बू आती कहां से सस्ते में? अगेन, चाइना से ही आती है। हर कंपोनेंट, बाहर का स्टील, बीच का फोम, अंदर का फ्लोर, सब कुछ एक इकोसिस्टम में लॉक्ड है। तो ऑब्वियस सवाल आता है कि हम ये क्यों नहीं बनाते? इंडिया, यूएस, जर्मनी, जापान, हम ये डब्बे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जवाब सिर्फ सस्ती लेबर या गवर्नमेंट सब्सिडी में नहीं है, हालांकि उसका भी रोल है। असली जवाब लेकिन आता है अजीब इकोनॉमिक फिनोमिनन में। एक ऐसा फिनोमिनन जो कि इंश्योर करता है कि दुनिया की किसी भी फैक्ट्री के लिए कंटेनर्स बनाना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल ही हो जाए। ये कहानी है उन 3 कंपनीज की जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की फिजिकल शेप पर मोनोपोली बना ली है। तो दोस्तों देखो, शुरुआत में कंटेनर्स वहां बनते थे जहां पे इन्वेंशन होता था, यानी कि यूएस में। 1956 में मैल्कम मक्लीन नाम के एक आदमी थे यूएस में, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में बड़ी क्रांति लेके आए। उन्होंने अमेरिकन फैक्ट्रीज में ये स्टील बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। लेकिन कंटेनर प्रोडक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वहीं नहीं रुका, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के फ्लो के साथ शिफ्ट होता गया। आने वाले टाइम में ये वेव गया जापान की तरफ और फिर साउथ कोरिया, और फिर 90s के टाइम पे ये ग्रेजुअली चाइना में इंडस्ट्री पूरी सेटअप होने लग गई। इस टाइमलाइन को देखकर लग सकता है कि कंपनीज बस सस्ती लेबर के पीछे भाग रही थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असली खेल है बेसिकली रॉ मटेरियल का। एक 40 फुट का कंटेनर एसेंशियली 4000 किलो कॉटन स्टील को यूज करता है, एक ऐसा एलॉय जो कि वेदर रेजिस्टेंट होता है। एक शिपिंग कंटेनर की टोटल कॉस्ट का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ स्टील का होता है। और आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जियोग्राफी ऑफ स्टील ही जियोग्राफी ऑफ कंटेनर डिसाइड करती है। लेकिन बात सिर्फ उसकी भी नहीं है, एक और हिडन फैक्टर है जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स का आर्बिट्राज। इमेजिन कीजिए, आप इंडिया या यूएस में फैक्ट्री लगा लेते हैं और कंटेनर बना भी लेते हैं, लेकिन अब क्या, इंडिया और यूएस इन दी एंड नेट इंपोर्टर्स हैं। वहां से कंटेनर भरकर कम जाते हैं, रादर हम इंपोर्ट ज्यादा सामान करते हैं। अगर आप बिहार या फिर यूएस के ओहायो में कंटेनर बना भी लेंगे तो वो खाली होगा। उस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली हवा है, और उस खाली हवा को चाइना भेजने का कॉस्ट ही लगभग $500 से $600 आ सकता है। चाइना में कंटेनर बनता है और फैक्ट्री गेट के बाहर ही खिलौना या टीवी उसके अंदर भरा जाता है और सीधा डिस्पैच। इसका मतलब ये हुआ कि उनके यहाँ पे रीपोजिशनिंग की जो कॉस्ट है वो जीरो है या फिर बहुत ज्यादा कम है। हमारे लिए कंटेनर बनाना तो मुश्किल है, उसे भरना भी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों, यहीं पे आता है सवाल कि आखिर इस मोनोपोली के आर्किटेक्ट्स कौन है? अगर आप आज मार्केट में कंटेनर खरीदने जाएंगे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप इफेक्टिवली इन 3 जायंट से ही डील करेंगे। सबसे पहले आता है CIMC, जो कि दुनिया के आधे कंटेनर मार्केट को अकेला कंट्रोल करता है। फिर आता है द क्वाइट जायंट यानी कि डोंगफांग, जिसके पास 25 से 30% का मार्केट शेयर है।
और फिर आता है CXIC, और ये तीनों ही कोई सड़क छाप फैक्ट्रीज नहीं है। CIMC ने ब्लैक लाइट फैक्ट्रीज पायनियर की है, मतलब ऐसी प्रोडक्शन लाइंस जो इतनी ज्यादा ऑटोमेटेड है कि वो अंधेरे में भी रात दिन चल सकती है। लेजर वेल्डिंग हो या फिर AI बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल हो, उन्होंने कंटेनर बनाने को एक मैनुअल कंस्ट्रक्शन जॉब से बदल करके एक हाई प्रिसीजन ऑटोमोटिव असेंबली लाइन बना दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीन फर्म्स इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं करती, यही इंडस्ट्री है। और यहाँ चाइनीज गवर्नमेंट का भी रोल बाय द वे बहुत ज्यादा बड़ा है, उन्होंने स्टेबिलिटी दी है इन कंपनीज को। वेस्टर्न या इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मंदी के वक्त बैंकरप्ट हो सकती हैं, लेकिन ये जो जायंट्स है चाइना के, उनको चाइनीज स्टेट ओन्ड बैंक्स की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। भले ही डिमांड जीरो क्यों ना हो, उनको वहां पे सपोर्ट मिलता ही मिलता है। और सिर्फ बात लोन्स की नहीं है, एक और हिडन वेपन है जो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो है चाइनीज गवर्नमेंट का वैट रिबेट। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो कंपनीज हैं, ये जब कंटेनर्स को एक्सपोर्ट करती है तो सरकार उन्हें 17% तक टैक्स वापस दे देती है। कई साल तो ऐसे जाते हैं जब इन कंपनीज का पूरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस टैक्स रिफंड से आता है। तो भैया गणित बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर कोई इंडियन कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है तो टैक्स भरती है, लेकिन चाइना का CIMC जब कंटेनर बेचता है तो सरकार उसे पैसे वापस देती है। आप कैलकुलेटर लेकर के प्रिंटिंग प्रेस से कंपीट नहीं कर सकते हो भाई साहब। पैंडेमिक के टाइम पर यह सबसे ज्यादा देखा गया। कोविड के समय पर कंटेनर प्राइसेस 3 गुना तक हो गए थे। लोगों ने कहा प्राइस फिक्स हो रहे हैं। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग लाइन यानी कि मेर्स्क, उसने तो ये तक कहा कि मैं कंटेनर खुद बनाने की कोशिश करूंगा। उनके पास अपनी खुद की फैक्ट्री थी MCI के नाम से, लेकिन 2024 में उन्होंने भी हार मान ली और बोला कि भैया हम अपनी फैक्ट्री को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि इस बिजनेस में मार्जिन्स इतने ज्यादा पतले होते हैं कि खाली 3 ही प्लेयर्स मेजरली सस्टेन कर पा रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि सरकार का इतना बड़ा साथ है उनके पास। लेकिन इस मोनोपोली को सीमेंट करने वाली चीज कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल रेगुलेशन थी। साल था 2017 और चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि सभी फैक्ट्रीज ट्रेडिशनल ऑयल बेस्ड पेंट्स की जगह वाटर बेस्ड पेंट्स को यूज करेंगी अब से, ताकि पोल्यूशन कम हो। नो डाउट एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि कंटेनर बनाते थे चाइना में, ये उनके लिए डेथ सेंटेंस था। वाटर बेस्ड पेंट के लिए महंगे ड्राइंग सिस्टम्स चाहिए थे, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता। छोटी प्राइवेट कंपनीज के पास क्योंकि इतना कम मार्जिन होता है इस गेम में, उनके पास ये पैसा नहीं था, तो वो बंद हो गई। और जो बिग 3 थे हमारे, उनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उनके लोन्स थे, टैक्स रिबेट जम के मिल रहे थे, उन्होंने जम के उस पैसे का यूज करके अपग्रेड किया और सारा का सारा मार्केट शेयर अपने पास ले लिया। तो इफेक्टिवली दोस्तों रेगुलेशन ने हवा साफ कर दी और कंपटीशन भी साफ कर दिया। लेकिन CIMC को सिर्फ एक डब्बा कंपनी समझने की बेवकूफी मत करना, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर बन चुका है। अगली बार जब भी आप दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पे जाएं या फिर मुंबई या फिर बैंगलोर के एयरपोर्ट पे जाएं, तो प्लेन में चढ़ने के लिए वो जो टनल यूज किया जाता है जिसको एरो ब्रिज भी कहते हैं, याद रखिएगा काफी ज्यादा चांस है कि वो CIMC टियांडा नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि इसी का एसोसिएटेड यूनिट है। ये फायर ट्रक्स भी बनाते हैं बाय द वे, ऑफशोर ऑयल रिग्स भी बनाते हैं ये लोग। डाइवर्सिफिकेशन ही इनकी असली ताकत है। अब सवाल आता है ये कि ये जब इतना सब कुछ कर सकते हैं, क्या हम इंडियंस नहीं कर सकते? जैसे मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट हो रही है, तो लॉजिक ये कहता है कि कंटेनर्स भी यहां बनने चाहिए। इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत स्टेट ओन्ड कंपनी कॉन्कर और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्केल की नहीं है, इनपुट कॉस्ट की भी है। इंडिया में कॉटन स्टील का जो दाम है वो चाइना के मुकाबले लगभग 40% ज्यादा होता है, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है बायर की। आप जरा सोच के देखिए, लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी शिपिंग लाइन है जैसे MSC या मेर्स्क, ये लोग खुद कंटेनर्स खरीदते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में दुनिया के 50% से ज्यादा कंटेनर्स शिपिंग लाइंस नहीं बल्कि लीजिंग कंपनीज खरीदती हैं, जैसे ट्राइटन या फिर टेक्सटेनर। अब ये क्या है? ये फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनका काम है कंटेनर्स को एसेट की तरह खरीदना और रेंट पर देना। इन्हें जियोपॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस ROI दिखता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है। जब ये लीजिंग जायंट्स 1 लाख कंटेनर्स का ऑर्डर देती हैं, तो वो $1 का भी प्राइस डिफरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जब तक इंडिया इन लीजिंग जायंट्स को प्राइस मैच करके नहीं देगा, वो कभी भी स्विच नहीं करेंगे। और इसलिए दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि CIMC, डोंगफेंग और CXIC की कहानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल डोमिनेंस की मास्टर क्लास है। उन्होंने ये किसी जंग से नहीं जीता है, बल्कि 40 इयर्स के पेशेंस और स्मार्ट इकोनॉमिक्स के साथ हासिल किया है, विद अ ग्रेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।